Good morning all. I'm back again with a new chapter, which is chapter number 14. Chapter number 14 is folk art painting. Okay, so children, today I'm going to tell you about all the folk art of India. As you know, इंडिया बहुत बड़ा देश है. यहाँ अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कपड़े, अलग अलग डांस हैं. उसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ फोक पेंटिंग जो कि लोक कला कही जाती है. ठीक है. इसमें हर स्टेट का, हर रीजन का अलग अलग फोक आर्ट है. बहुत सारी आर्ट है, जिसमें से आज मैं आपको मधुबनी आर्ट के बारे में बताऊंगी. फोक आर्ट जो है वो जो दैट पर्टिकुलर रीजन के लोग होते थे, उसको अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने फेस्टिवल को एक्सप्रेस करने के लिए अपने घर की बाहर की दीवारों पे फिर फर्श पे, फ्लोर को डेकोरेट करने के लिए पेंट करते थे. ऑल्सो दे यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉट्स है, जैसे अर्दन मिट्टी के घड़े होते हैं, और इसको अपना पेंट करने का कैनवस चूज़ करते थे. उस टाइम बहुत पहले, लाखों साल पहले कैनवस तो होता नहीं था, तो वो पेंटिंग दीवारों पे, पत्थरों पे, पॉट्स पे, फर्श पे, घर के आंगन के फर्श पे करते थे. भारत में बहुत सारे फोक आर्ट है, जैसे वारली आर्ट है महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट का, फिर बिहार का मधुबनी पेंटिंग, फिर पट्टचित्र कथा वेस्ट बंगाल का, कलमकारी आंध्र प्रदेश. डिफरेंट टाइप ऑफ फोक आर्ट. गोंड आर्ट इज़ ऑल्सो देयर, जो कि मध्य प्रदेश में होता है. ट्राइबल, वहाँ के ट्राइब्स करते हैं. इसे आज भी किया जाता है, बट थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड, द सरफेस आज हमने चेंज कर दिया है. हम आज दीवारों पे तो करते ही हैं, फर्श पे भी करते हैं, बट हम कैनवस पे भी करते हैं फोक आर्ट को, कपड़ों पे भी करते हैं, बैग्स पे, लेदर बैग, डिफरेंट टाइप ऑफ बैग. बट उस टाइम में कैनवस नहीं था. So children, today I am going to tell you about मधुबनी पेंटिंग. मधुबनी पेंटिंग बिहार स्टेट से है. बिहार का नाम सुना होगा, बिहार स्टेट से है, जहाँ पर मधुबनी पेंटिंग होती है. वैसे तो अब हर जगह पेंटिंग होता है मधुबनी पेंटिंग, बट बेसिकली ये बिहार स्टेट से है. मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं. So somebody call it मिथिला पेंटिंग and somebody call it मधुबनी पेंटिंग. दोनों एक ही है. मधुबनी पेंटिंग, इसका नाम कैसे पड़ा मैं आपको बताती हूँ. ये बिहार का एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, वहाँ पे शुरू हुआ था मधुबनी पेंटिंग. So उस जगह के नाम से इसका नाम पड़ गया मधुबनी पेंटिंग. कहा जाता है कि बहुत एंशिएंट टाइम में जब राम सीता का विवाह हुआ था, तो उस समय लोगों ने अपने घरों को सजाया था, अपनी दीवारों को सजाया था. राम सीता विवाह के ऊपर बहुत सारे इमेजेस बनाए थे, फूल पत्तियों से सजाया था, तभी से शुरू हुआ है. ठीक है. तो शुरू करते हैं पहले कि इसमें कैसे पेंटिंग करते थे. मैं आपको बताती हूँ उस टाइम में पेंटिंग कैसे करते थे. तो पहले तो कलर्स क्या चूज़ करते थे. कलर्स तो हमारे पास अभी जो एक्रेलिक पेंट, पोस्टर कलर है, वो तो उस टाइम में था नहीं. तो उस टाइम लोगों के पास जो भी कलर्स मिलते थे, जो नेचर्स में अवेलेबल, नेचर्स के द्वारा मिलता था, वो चूज़ करते थे. जैसे ग्रीन कलर अगर उनको बनाना है तो वो पत्तियों को चूज़ करते थे. पत्तियों को पीस के उसका पेस्ट बनाकर फिर छान के ग्रीन कलर लेते थे. वैसे पीला रंग बनाना है तो उसके लिए टर्मरिक, मतलब हल्दी को पीस के
और उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के पानी में डाल के उसको पीला रंग बनाते थे। और काले रंग के लिए वो चारकोल यूज़ करते थे। चारकोल को घिस के पानी में डाल के कोयला को जलाकर करते थे। और सफ़ेद रंग के लिए वो चूना यूज़ करते थे। चूना का रंग सफ़ेद होता है, आपको पता है। चूना यूज़ करते थे। उसके बाद चावल का पेस्ट भी बनाते थे। चावल को पानी में फुलाकर फिर पीस के उसको छान कर वाइट कलर बनाते थे, जो कि दीवारों पे यूज़ करते थे। और वो काफ़ी टाइट होता था और सूखने के बाद वो उसका रंग धुलता नहीं था जल्दी से। और ऐसे ही आपका ऑरेंज कलर बनाते थे, रेड कलर बनता था, ठीक है। और बैकग्राउंड कैसे बनाते थे? बैकग्राउंड उसका या तो उसमें गेरू का कलर लगाते थे बैकग्राउंड में, या फिर गोबर और चिकनी मिट्टी को घोल बनाकर दीवारों पे ऐसे लगा देते थे। उसके बाद ड्राइंग करते थे और चॉक से या चूने से ड्राइंग करने के बाद उसमें कलर फिल करते थे। तो उसमें ब्रशेस कैसे होते थे? ब्रशेस के लिए वो लोग बैम्बू स्टिक या कोई सूखी लकड़ी सीधी होनी चाहिए, उसको चूज़ करते थे। उसके बाद उसके ऊपर कॉटन को लपेटकर एज अ ब्रश बनाते थे वो, ठीक है। ब्रश उसको कलर में डिप कलर के डायरेक्ट दीवारों पे लगाते थे, ठीक है। समझ में आ गया सबको कलर्स कैसे बनते थे? एनीबडी? नेचुरल कलर्स कैसे बनाते थे? ग्रीन कलर, हाँ, ग्रीन कलर के लिए वो लोग लीव्स यूज़ करते थे। येलो के लिए टर्मरिक यूज़ करते थे। ब्लैक के लिए चारकोल, और वाइट के लिए चावल का पाउडर या फिर चूना यूज़ करते थे। सो अब नेक्स्ट आता है उसका क्या थीम रहता था, क्या मधुबनी पेंटिंग्स के थीम क्या होते थे। जनरली मधुबनी पेंटिंग हिंदू धर्म से संबंधित था। उसमें सभी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ अबाउट रामायण, महाभारत और बहुत सारे पुरानी कहानियों को लेकर दीवारों पे उसको डिपिक्ट करते थे। इसके अलावा वो सोशल लाइफ में जो डेली लाइफ में होता था कि खेत में काम करने गए या फिर खाना बना रहे हैं, ये सब भी पेंटिंग में शो करते थे। इवन वो हंटिंग करते थे, उस टाइम में खाने के लिए हंटिंग करते थे, उसको भी दिखाया है, शिकार करते हुए, तीर चलाते हुए, ठीक है। और मधुबनी पेंटिंग में क्या था कि बैकग्राउंड जो था वो खाली नहीं रहता था। इमेजेस होते थे, जैसे राम सीता विवाह को दिखाया, और उसके बैकग्राउंड खाली नहीं रहता था, उसमें फ्लोरल डिज़ाइंस यूज़ करते थे। और उसमें जानवरों या पशु पक्षियों को भी चूज़ करते थे जो कि उसमें बनाते थे, ठीक है। जैसे मछली का यूज़ बहुत करते थे वो अपने बैकग्राउंड में, या फिर मेन इमेज मछली का होता था, बैकग्राउंड फूल का या पत्तियों से भर देते थे। मछली जो है वो सौभाग्य का सूचक है, ठीक है। इसके अलावा जो थीम होता था, जैसे शादी विवाह को वो दीवारों पे शो करते थे, विवाह का कोई सीन है उसको दिखा दिया, या फिर अपनी डांस करते हुए बारात जा रही है, प्रोसेशन हो रहा है, उसको दिखाया है, ठीक है। तो अब सबको क्लियर है कि मधुबनी पेंटिंग का थीम क्या होता है, ठीक है। एनीबडी? हाँ, मधुबनी पेंटिंग का थीम ये होता है कि इसमें महाभारत रामायण की स्टोरीज़ होती हैं, ठीक है। और इवन ये सोशल लाइफ के रोज़ का जीवन में जो भी करते थे उसको इन्होंने दिखाया है। और शादियों का भी सीन है उसमें, ठीक है। सो आई विल शो यू द थीम ऑफ मधुबनी पेंटिंग. It's written first theme of Madhubani painting. First point is
हिंदू गॉड एंड गॉडेस, भारतीय जो हिंदू धर्म के भगवान होते थे उनके बारे में, जैसे राम सीता, शिव पार्वती, दुर्गा सरस्वती को डिपिक्ट करते थे अपने पेंटिंग्स में। नेक्स्ट इज़ वो अपनी पेंटिंग्स में सन, मून ये सब भी दिखाते थे। और डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस प्लांट्स, जो हिंदू धर्म में जो रिलीजियस प्लांट्स होते थे, जैसे आंवला का पेड़ है वो अपनी पेंटिंग्स में ज़रूर दिखाते थे, तुलसी का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज़ रॉयल कोट्स, जो सरकार राजभवन में जो राजभवन का सीन दिखाते थे, रॉयल कोट्स। एंड थर्ड लास्ट वन इज़ सोशल लाइफ, अपने सोशल लाइफ को डिपिक्ट करते थे। और अगेन इसमें एक सेंटर फिगर होता था या फिर एक सेंटर में एनिमल या बर्ड को भी दिखाते थे, जिसमें सारी पेंटिंग्स में आप देखेंगे कि दे यूज़ ब्राइट कलर्स जस्ट एज रेड, येलो, blue, green. They are the major colors of their painting. And very important, they don't do shading. Shading work नहीं करते थे, flat colors apply करते थे और बहुत ही bright colors यूज़ करते थे। और मधुबनी पेंटिंग की एक और खासियत है कि वो ब्लैक कलर से पेंटिंग का आउटलाइन करते थे, डबल लाइन यूज़ करते थे ब्लैक कलर का। और बैकग्राउंड में जो भी फूल पत्ती या जानवर को वो बनाते थे उसमें भी वो ब्लैक कलर से आउटलाइन करते थे, जिससे वो पेंटिंग खूब उभर कर आता था और बैकग्राउंड में कोई भी स्पेस खाली नहीं रहता था, सब भरा हुआ था। सो चिल्ड्रन, अब आपको समझ में आ गया कि मधुबनी पेंटिंग कैसे होता है और इसके मेन थीम क्या होता है, कलर्स कैसे होते हैं, ब्रशेस कैसे होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अभी तो हम डिफरेंट सरफेस यूज़ करते हैं, कपड़ों पे बहुत मधुबनी पेंटिंग होता है, बहुत जैसे साड़ियाँ हैं, सूट है, बेडशीट, बेड कवर, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स दे आर यूजिंग nowadays they are using Madhubani painted mask is very popular. So children, this is very important topic. बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे डिस्क्राइब अबाउट मधुबनी पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग की क्या थीम होते थे, क्या कलर्स होते थे, इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत आता है। सो राइट अ नोट्स ऑन द थीम अबाउट द मधुबनी पेंटिंग and the colors and brushes they use. So now it's clear to everybody? Okay, thank you.